नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत के धरोहरों में प्रयागराज का नाम हमेशा ही ऊपर रहा है। चाहे आप प्रहलादपुर बोलिए, चाहे प्रयाग बोलिए या फिर कौशाम्बी बोलिए, प्रयागराज का ये पूरा क्षेत्र हमेशा से ही प्राचीनतम से प्राचीनतम बातों के लिए मशहूर रहा है। मेरे ठीक पीछे गुप्त काल का से निर्मित एक किला है। इस किले की कहानी हम आपको आगे दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले सारांश में ये बता दूं कि यह किला गुप्त काल के अवशेषों से भरा पड़ा हुआ है और इस किले में चंद्रगुप्त, समरगुप्त और सकंदगुप्त जैसे लोग उन्हें अपना शासन किया। यहाँ तक कि विक्रमादित्य ने भी यहीं से अपना शासन चलाया और इस किले को आगे लेकर गए। आज काल के ग्रास ने इस किले को ज़रूर लील लिया है और इसका अस्तित्व अब भगवान भरोसे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किले के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। और यह कौन सी भाषा लिखी है? भाषा वो यादव जी बताए कौन सी? पाली पाली पाली। ये बावली है सर। चढ़ जाइए सर इसके। जो जीएफ लिखा है वो बहुत छोटी है, ज्वार से लिखा और ठीक मेरे पीछे जिन मूर्तियों को आप देख पा रहे हैं, यह मूर्तियाँ कोई आज की बनाई हुई नहीं हैं। खजुराहो के सभ्यता से पहले की सभ्यताओं की बनी हुई ये मूर्तियाँ ठीक आज आपके सामने हैं। इन मूर्तियों को पुरातात्विक विभाग ने बंद तो जरूर कर दिया है, लेकिन इन मूर्तियों की कलाकृतियों ने एक बात सबके सामने रख दी है कि सभ्यता का अगर विकास कहीं हुआ है तो वो गंगा के तट पर ही हुआ है। चाहे आप कालीबंग को ले लीजिए, चाहे आप मोहनजोदड़ो को ले लीजिए, हर एक का संबंध नदियों के किनारों से रहा है और गंगा विश्व की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक नदी मानी जाती है और उसके तट पर यह कलाकृतियाँ साफ झलकाती हैं कि गंगा ने किस तरीके से सभ्यता को पाल पोस के बड़ा किया।
चित्रकूट में है ना, जो जमुना जी किनारे। नहीं नहीं, यहाँ से 3-5 और किलोमीटर है। हमारे तो जंगल कभी में। गए नहीं। जंगल में वो बहुत अच्छा एरिया है वहाँ। देखिए ऐसा ना होगा। हाँ, ये वो और लोग गए हैं, कहा कि इससे अच्छा लग रहा है वहाँ पे। जाएंगे सर तो 4-5 किलोमीटर है, एकदम जंगल में है वो। वहाँ पे मतलब कि ये पानी भी बह रहा है उधर से। पानी तो भी बहता, आज तक वैज्ञानिक लग गए नहीं पता वो करता। पहाड़ से झरना दिखे। किले की सुरक्षा व्यवस्था की ये एक छोटी सी झलक है, जहाँ पर तीर और धनुष लेकर या बड़े बड़े भाले लेकर सिपाही खड़े हो जाया करते थे और इन्हीं छेदों से वो शत्रुओं पर तीर और भाले बरसाते थे। उस काल में तोप या बंदूकें नहीं थी, लेकिन जो था वो ही प्राणघातक था। गुड़ और वो गोंद और क्या क्या। किले के अंदर बनी दो बावड़ियाँ, एक राजा की बावड़ी और दूसरी रानी की बावड़ी है। इस बावड़ी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस बावड़ी में किसी तरीके से पानी कभी कम नहीं होता। इसकी गहराई मात्र 4 फीट की है, लेकिन उसके बावजूद इन बावड़ियों से पानी कभी ख़त्म नहीं होता और ये बावड़ियों से पानी लगातार बहता रहता है। इसके बहने के बावजूद भी इसमें पानी कहाँ से आता है और यह पानी कैसे भरता है, यह जानने लायक बात है। और यह आश्चर्य इसलिए और भी है कि इस पूरे क्षेत्र में गर्मी के मौसमों में इतनी ज़्यादा पानी की किल्लत हो जाती है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र भी कह दे तो कम है, लेकिन उसके बावजूद 4 फीट गहरी ये बावड़ियाँ कभी खाली नहीं होती और सतत निरंतर अपने आप को भरे हुए है। इन पानियों का आगमन किस जगह से होता है और यह पानी कहाँ जाता है, यह आज तक कोई वैज्ञानिक ठीक से बता पा
ऊपर ऊपर पहाड़ पर है। कहानी खत्म कर दिया शंकर रास्ते से। ये बताओ भाई, के तहसील के बघेल राजाओं की यह एक मीनार है। इस मीनार ने पता नहीं यहाँ कितनों को न्याय दिया होगा, कितनों को सज़ा दी होगी, कितने लोगों को यहाँ से दान मिला होगा, कितने लोग यहाँ से खुश हो के निकले होंगे। इन राजाओं की एक अपनी ही बिसात होती है। आप मेरे ठीक पीछे पूरा का पूरा मंदिर परिसर और किले का परिसर देख रहे हैं। यह किला जमींदोज़ हो चुका है, लेकिन जो अवशेष बचे हैं, ये अवशेष अपने आप में बहुत बड़ी दास्तां यहाँ की बता रही है। और ये दास्तां कोई छोटी मोटी नहीं है। इस दास्तान में छिपा हुआ है प्रयागराज का इतिहास। इस दास्तान में छिपा है मनुष्य जाति का इतिहास। और इस इतिहास को लेकर ही हमें आगे चलना होता है, क्योंकि इतिहास ही आगे का भविष्य तय करता है। मैं इंद्रजीत बनर्जी, यूपी न्यूज़ 70 प्रयागराज।